आपके साथ राजेश सक्सेना। देश न्यूज के खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। और बीच बहस में आज बात करेंगे राहुल गांधी जिस तरह से 3 दिन अमेरिका यात्रा पर हैं और अमेरिका में जो कुछ उन्होंने कहा, जिस तरह का उन्होंने बयान दिया, अलग अलग स्थानों पर जिस तरह से अमेरिका में राहुल गांधी गए और उन्होंने भारत को लेकर जो तमाम सारी बातें कही हैं, कहीं ना कहीं उसको लेकर देश में बवाल है। राहुल गांधी जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले या लंबे समय से, चाहे वो संवैधानिक संस्थाएं हों, मीडिया से जुड़ी हुई एजेंसी हों, बड़े घराने हों, यूसीसी हो, जातिगत जनगणना हो, जिस तरह से तमाम सारे मुद्दों पर सवाल खड़े देश में खड़े करते रहे, ठीक जब वो अमेरिका यात्रा पर गए तो वहां पर भी उन्होंने तमाम तरह की बातें भारत को लेकर कही। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर तमाम सारे तीर छोड़े। उन्होंने संघ को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अब पीएम मोदी से उन्हें डर नहीं लगता। डर इस बात को लेकर नहीं लगता कि जिस तरह की जो चीज़ें हैं, उनका कहना है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दरमियान कहा कि संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा आरक्षण खत्म हो जाएगा। उन चीज़ों का प्रभाव पड़ा और यही कारण है कि कांग्रेस ने एक बेहतर अचीवमेंट लोकसभा चुनाव में हासिल किया। ये भी कहा कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी 56 इंच का जो चौड़ा सीना लिए चलते थे, अब वो कंधे झुकाकर चलते हैं। तमाम सारी चीज़ों पर उन्होंने अमेरिका में वो तमाम सारी बात की। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि राहुल गांधी का विपक्ष के नेता के तौर पर ये पहला विदेशी दौरा था और फिर राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में जो कुछ उन्होंने विदेशी धरती पर कहा, जो कुछ उन्होंने अमेरिका में कहा, वो क्या जायज़ था, क्या वो सही है? और यही कारण है कि इस तमाम मसले पर बवाल है, भूचाल है, सियासत है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले जो खास मेहमान, जो राजनीतिक विश्लेषक, जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं, उनसे आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ में हैं उपेंद्र तिवारी जी, स्वागत करूंगा उपेंद्र जी आपका। हमारे साथ में है प्रदीप तिवारी जी, प्रदीप जी आपका स्वागत है। विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ में, विलक्षण जी मैं आपको स्वागत करता हूँ। और अनिल बुलचंदानी जी हमारे साथ में, अनिल जी मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। और सबसे पहली सीधी प्रतिक्रिया मैं उपेंद्र तिवारी साहब आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि दो चीज़ें हैं। राहुल गांधी इसके पहले भी तमाम सारे उनके विदेश में जो इस तरह से दौरे हुए और कई बार उन्होंने देश को और देश की राजनीति को और कहीं ना कहीं संघ, भारतीय जनता पार्टी, पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले विदेशों में भी किया। लेकिन अब चीज़ें बदली हैं। अब चूंकि वो विपक्ष के नेता हैं, उसके तौर पर भी देखें तो उनका जो अमेरिका का दौरा है और जिस तरह की जो चीज़ें उन्होंने तमाम सारी चीज़ें कही हैं, किस रूप में देखते हैं? क्या राहुल गांधी ने वहाँ जो कुछ भी कहा, एक नेता, प्रतिपक्ष नेता, विपक्ष के नाते सही चीज़ें कही हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति जब विदेश जाता है और विदेश में जो बैठे अपने लोग हैं उनके बीच में जाता है तो जाहिर सी बात है, राहुल गांधी अमेरिका में जाके अमेरिका की बात तो करेंगे नहीं, वो अपने लोगों के बीच में देश की ही बात करेंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने अमेरिका के अंदर लोगों के बीच में देश के प्रति किसी प्रकार का भ्रम पैदा किया या देश की वास्तविक स्थितियों को वहाँ अवगत कराया। यदि वे किसी प्रकार की भ्रम पैदा करने वाली बातें वहाँ कहते हैं तो वह गलत है, लेकिन वास्तविकता के धरातल में कोई बातें कहते हैं तो वो ठीक है। और वो जो बातें हो रही हैं वो अमेरिका के प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर भारत के लोगों के बीच में हो रही हैं, ना कि अमेरिका के लोगों के बीच में हो रही हैं। सर उपेंद्र जी, आप किस रूप में देखते हैं कि जो बातें हैं वो भ्रम जैसी हैं या कहीं ना कहीं वास्तविक स्थिति का बखान उन्होंने अमेरिका में जाकर किया है? देखिए, जो एक ट्रेंड बन जाता है काम करते करते, राहुल गांधी जी जो बातें देश में करते हैं इससे हटके बातें वहाँ क्या करेंगे? जो बातें वो देश में करते हैं वही बातें वो वहाँ कर रहे हैं। अब आप अपने अपने नजरिए से, राजनीतिक दृष्टिकोण से हर एक व्यक्ति उसको देखता है। बीजेपी अपने दृष्टिकोण से देखती है, अन्य दल अपनी दृष्टिकोण से देखते हैं। हम राष्ट्रीय स्तर पे देखते हैं, हम राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखते हैं। यदि राहुल गांधी कोई बात ऐसी करते हैं जो हमारी राष्ट्र की एकता, अखंडता को खंडित करने वाली होती हैं तो वो गलत है। लेकिन यदि वो राष्ट्र के हित में, राष्ट्र हित की बातें करते हैं, विपक्ष पे हमला करते हैं और वो बातें
भारत के अंदर जो वास्तविक स्थिति है पक्ष की और विपक्ष की, उससे हमारे देश के लोगों को अवगत कराते हैं, तो वो कहीं से कहीं गलत नहीं है। लेकिन अगर ओपन जी वो कह देते हैं कि यहाँ पर दो घराने जिनका जिक्र हमेशा करते हैं, वो अडानी और अंबानी का, वो सिर्फ दो लोग ही पूरी वो चला रहे हैं, या फिर कह देते हैं कि मीडिया एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं कठपुतली बनी हुई हैं, तमाम सारी संवैधानिक संस्थाएं कहीं ना कहीं सरकार के कब्जे में हैं, तो ये कहना वहाँ पर सही है? कोई गलत नहीं है, वहाँ वो अपने लोगों के बीच में ये बात कर रहे हैं, क्या गलत है? और ये बीजेपी को अपना पक्ष रखने का पूरा हक है, बीजेपी अपने दृष्टिकोण से उस बात को रखे, स्पष्ट करे वो अडानी अंबानी के बीच में बीजेपी का अगर कोई अडानी अंबानी के पक्ष में वो बातें अगर करते हैं, बीजेपी वाले अगर उसको महत्व देते हैं, तो उनको अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए कि भाई। लेकिन सर अडानी अंबानी तो जब एक लंबा अरसा कांग्रेस ने यहाँ पर शासन किया, तो अडानी अंबानी भी कहीं ना कहीं उनका व्यवसाय तभी से है, कोई ऐसा बीजेपी के साथ तो ठीक है, लेकिन क्या है, किस सरकार में कितना महत्व मिला ये देखा जाता है, किस सरकार में, पिछली सरकारों में क्या महत्व मिला और इस सरकार में क्या महत्व मिल रहा है, उससे देश की आर्थिक स्थिति कहाँ प्रभावित हो रही है। पूंजीपति लोग पूंजीपति होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। यदि सरकार की ऐसी नीतियां हैं जिससे देश का आम जनता को आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है, आम जनता समृद्धि की तरफ नहीं जा रही है, पूंजीपति लोग 27 गुना उनकी पूंजी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगता है। और इस प्रश्न चिन्ह अगर लगता है तो इसको जवाबदार लोगों को अपना जवाब स्पष्ट तरीके से देश के सामने देना चाहिए कि हम पूंजीपतियों के साथ नहीं हैं, हम गरीबों के साथ हैं, हम गरीबों की समृद्धि चाहते हैं। तो भाई समृद्धि भरी बातें क्या हो रही है? आज 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो, क्या ये हमारी उपलब्धि है? हम 80 करोड़ लोगों को राशन देना कब बंद करेंगे और वो कब समृद्ध हो सकेंगे कि हमें उन्हें राशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी? ये हमारी उपलब्धि होगी, ना कि ये उपलब्धि है कि हम 80 करोड़ लोगों को। चलिए सर, आता हूँ उसके आगे भी चर्चा मैं आपसे करूंगा। विलक्षण सक्सेना जी के पास में आ जाता हूँ। विलक्षण सक्सेना जी, किस रूप में देखते हैं राहुल गांधी को? जिस तरह से उपन तिवारी जी कह रहे हैं कि उन्होंने अब भारतीय मूल के बीच में ही जो भी चीज़ें कही हैं, भारतीय मूल के बीच में कही हैं, लेकिन वही चीज़ें वो भारत में रहकर भी कह सकते थे। वो विपक्ष के नेता के तौर पर, चूंकि अब तो उनके पास संवैधानिक पद है, वो कहीं ना कहीं सरकार के सामने में जो भी तमाम तरह की चीज़ें वो कह सकते हैं। लेकिन क्या जो चीज़ें कही हैं, लेकिन जमी तो विदेशी थी, भले भारतीय मूल के लोग वहाँ पर थे, क्या कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो भारत पे नहीं पड़ेगा? या फिर जिस तरह से उपेंद्र जी कह रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं है, कुछ गलत नहीं किया, वो तो उन्होंने वास्तविक स्थिति अपनों के बीच में बताई है, ये अपनों के बीच में विदेश में जाकर कहना कितना उचित है? देखिए सक्सेना जी, एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी अब जब नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं तो उनके द्वारा किए गए कृत्यों को जनता कितनी परिपक्वता से स्वीकार करती है, इस पे ध्यान देना जरूरी है। बनस्पत ये देखना कि वो कर क्या रहे हैं। जनता के अंदर उस कार्य का जो भी, जैसे अगर अभी स्टेटमेंट हो या पहले भी जब वो विदेशों में जाके उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इनका जनता पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस पे एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। सी, जहां तक रही बात, तो मैं बिल्कुल अग्री करता हूं तिवारी जी की बात से कि ये भारतीय समुदाय के बीच में कहीं भारतीयों की ही बात है, और जो लोगों के बीच में ये बात कही गई है, कहीं ना कहीं जिन मुद्दों को वहां पे उठाया गया, जो राहुल गांधी ने एक प्रत्यक्ष कोशिश करी है चित्रण करने की भारत की वास्तविक रूप में, जैसे उन्होंने बताया कि आज भी भारत में ऐसी स्थिति है कि 5 पैसा ही 100 रुपए में से एसटीज को मिलता है, 5 रुपए ही सिर्फ ओबीसी को मिलता है, शेड्यूल कास्ट के भी यही नंबर्स हैं। या उन्होंने बताया कि देश में किस तरह से, अगर आप मतलब, उन्होंने एक व्यक्तित्व में, जब मैंने उनका पूरा 1 घंटे का वो सेमिनार सुना, तो उसमें वो वार्तालाप करते हुए जनता से कह रहे थे कि अगर आप में से लोग, राजीव गांधी जी 15 पैसे कहते थे, राहुल गांधी ने कुछ सुधार कर दिया उसमें विलक्षण। देखिए, वो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स का उनका जो स्रोत है, अगर वो उसे कोट करते हैं और जनता उसे स्वीकार करती है तो गलत नहीं है। लेकिन आगे चलते हुए जब उन्होंने पूरे वार्तालाप किए, लोगों के साथ बताया कि हर आप में से डिश में कंट्रीब्यूट करने वाला व्यक्ति अब अडानी अंबानी नहीं बन सकता, वो दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि देश में राजनीतिक व्यवस्था वैसी हो चुकी है। जहां तक रही उन्होंने सिखों में संबंधित बात कही, वो एक बवाल मैं कह सकता हूं कि हाँ, वो देश की छवि बिगाड़ने के संबंध में हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से हम देख सकते हैं, और आज भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ क्या कहते हैं नेताओं ने जिस तरह से उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है कि कांग्रेस के जमाने में भी कितना सिख हिंसा जो हुई थी दिल्ली में, उसके बारे में भी राहुल गांधी को बात करनी चाहिए।
मैं अभी तक ये समझ में आया हूँ और जो विश्लेषण मुझे दिखाई देता है सक्सेना जी, वो ये है कि अब स्थिति राहुल गांधी की पहले से बेहतर हो गई है इस संदर्भ में कि अब जाके वो पूर्णतः से भारतीय परिधा को चुनौती देते हुए भारतीय संस्कृति पर ना हमला करते हुए भारतीय राजनीति के ऊपर हमला कर रहे हैं। एक फर्क यहाँ देखना बहुत जरूरी है। एक टाइम था जब राहुल गांधी ने वियना में या उसके पहले ब्रिटेन में जब उन्होंने ऑक्सफोर्ड के अंदर अपने स्टेटमेंट दिए थे, तो उनका हमला कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के ऊपर आता था, जिससे भारत का हर नागरिक मतलब इमोशनली भी कनेक्ट करता है। लेकिन उसको बदलते हुए इस बार जब उनका व्यक्तित्व है वो भारतीय राजनीति के ऊपर आया है, और भारतीय राजनीति के ऊपर कमेंट करना, स्पेशली या किसी भी कोई भी देश का नेता, हम भारत की अकेली बात नहीं करते, कई दूसरे देश के राजनेता भी हमारे यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ भी कई राजनेता बाहर जाते हैं और कई तरीके की बातें करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार एक मैडिसन स्क्वायर गार्डन के एक व्यक्तित्व में कहा था कि पुरानी सरकारों ने भारत की अवहेलना करी है, भारत को किस मोड़ पे लाके खड़ा किया, लेकिन अब मोदी ऐसा नहीं करेगा। अब जब उन्होंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में ये बात अपनी पिछली सरकारों के लिए कही थी, तो क्या उस पे व्यक्तित्व मतलब उस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए? बात अब ये है कि धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि राहुल गांधी अपना स्टांस भी चेंज करते जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बात का इम्पैक्ट एनालिसिस भी कर रहे हैं। वो ये देखते हैं कि मेरे बोलने की प्रतिक्रिया भारत में क्या आती है। और एक मुख्य बात जो भारत के बाहर जाकर ऐसे कथन कहने की है, एक बात हमें देखनी होगी कि 2014 के बाद पॉपुलैरिटी गेन करने में एनआरआई से रिलेटेड और खास तौर से भारत में जिस तरह का एक व्यापारिक संबंध उन लोगों के बीच में है जो भारत से बाहर है, जिनको हम ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कहते हैं, जो भारत में फॉरेन एक्सचेंज भी लाते हैं, फॉरेन रिजर्व्स भी लाते हैं, बढ़ाते भी हैं, उनका भारतीय राजनीति में एक तरीके से पार्टिसिपेशन अब वोट के द्वारा तो रहा नहीं, लेकिन मोस्टली मीडिया प्रोपगेशन और पॉपुलैरिटी के आधार पे है। तो राहुल गांधी ये बखूबी समझते हैं कि अब जब मुझे संवैधानिक पद मिला है। लेकिन बिक्शन जी ठीक है, तमाम सारी चीजें वही चीजें कही हैं जो भारत वो कहते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप विदेशी धरती पर जा रहे, ठीक है, अपने भारतीय मूल के लोगों को आप संबोधित कर रहे हैं, लेकिन वहां पर हो तो आप सरजमीन पे अमेरिका की, तो इसके साथ ठीक है आपका जो संवैधानिक पद है, विपक्ष के आप नेता हैं, कहीं ना कहीं भारत को भी तो एड्रेस कर सकते थे कि भारत किस तरह से ग्रोइंग हो रहा है, किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है। ठीक है, राजनीति की जो चीज़ें हैं, जो सियासत की चीज़ें हैं, वो ठीक है आपने कहीं अपने के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि जब आप अमेरिका में हैं और ये कहा जा रहा है कि कहीं पूरा दुनिया, पूरा विश्व आपको देखता है, तमाम तरह का निवेश यहाँ पर, वातावरण जिस तरह से है, सरकारें किसी की भी रही हो, आज भारतीय जनता पार्टी की है, एनडीए की है, वो इंडिया की बात करते हैं, लेकिन क्या और चीजें भी तो उसमें एड ऑन कर सकते थे वो? देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी का अगर ये पक्ष हम देखते हैं कि उनको एक बेहतर चित्रण करना चाहिए था भारत के लिए, क्योंकि वैश्विक स्तर पे उनकी छवि भारत के लिए क्या है इससे पता चलती है, और लोगों में भी, एक विदेशों में भी और विदेश के नागरिकों में भी उस बात का एक मैसेज पहुंचता है। मैं समझता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष होते हुए ये उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी नहीं बनती। उनकी जो पूर्णतः जिम्मेदारी उनके पद पे रहते हुए है, वो एक विपक्ष के नेता के रूप में है, और ये एक अच्छी राजनीतिक परिपक्वता ही समझता हूँ कि वो अपने इस रोल से बढ़कर एक जनरल और आगे बढ़ा देते हैं कि राजनीतिक जो परिपक्वता है इस ओर इशारा करता है राहुल गांधी अमेरिका के दौरे में जो तमाम सारी चीजें कही हैं। लेकिन यहाँ सवाल इस बात को लेकर है कि उस परिपक्वता की बात, पप्पू से निकलकर परिपक्वता की बात अब सैम पित्रोदा कर रहे हैं। प्रदीप तिवारी साहब के पास में आता हूँ। क्या प्रदीप तिवारी जी, क्या वाकई जिस तरह से इस बार के जो राहुल गांधी हैं परिपक्व राहुल गांधी हैं, क्योंकि सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि अब वो पप्पू नहीं, उनका विजन बहुत क्लियर है, विजन बहुत बड़ा है। इसके पहले वो ये भी कह चुके कि राजीव गांधी से भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो राहुल गांधी में है, वो पीएम बनने के उनके अंदर पूरे गुण हैं। तो इस तरह के राहुल गांधी का जो एक वहाँ पर एग्जाम्पल दिया, वही माना जा सकता है कि परिपक्व राहुल गांधी देखे अमेरिका में जाकर? राजेश जी, बिल्कुल ऐसा मुझे तो प्रतीत नहीं हो रहा है। कारण ये है कि जिन बातों को लेके अमेरिका में उन्होंने बातें कही, जैसे 3-4 मुद्दों को लेके उन्होंने बड़े तरीके से बात कर रखी अपनी वहाँ लोगों के बीच में। एक तो उन्होंने कहा कि मीडिया भी बिकी हुई है, मीडिया हमारी बातों को नहीं रखती है। आपने भी देखा होगा जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी करते हैं, सारी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे चैनल्स हो, चाहे अखबार हो, सभी में चलता है और उनकी बाइटें लगातार चलती रही, इसीलिए पॉपुलैरिटी उनको मिली। दूसरी बात उन्होंने कही कि सरकार तानाशाह हो गई है।
तो मुझे लगता है कि विपक्ष के एक नेता को, जो अपोजिशन के लीडर हैं, आज पहले की स्थिति दूसरी रही होगी, लेकिन अब आप ताकतवर अपोजिशन के लीडर हैं, आपके पास 90 से ऊपर संख्या है और बहुत सारे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर तानाशाह है तो सरकार को आपको सदन में घेरने की आवश्यकता है। सरकार के खिलाफ आप लड़ाई लड़िए। अगर वो नहीं है, उनके जो सपोर्टर हैं, उनके साथ जो खड़े हुए हैं, उनको प्रयास करिए कि वो अलग हों अपने मुद्दों को लेके। तो ये बात हम अमेरिका में जाके कहें, ये अच्छा मैसेज नहीं जाता सरकार अपोजिशन लीडर के लिए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि रोजगार चाइना में ज्यादा हो गया, भारत में कम हो गया। तो मेरा ये कहना कि भारत की जनसंख्या, चाइना की जनसंख्या भी ज्यादा है। चाइना पहले से ही सशक्त था, विश्व शक्ति केंद्र के माध्यम से था। भारत धीरे धीरे उभर रहा है। भाई पहले सरकारें आपकी थी, 2013 से पहले सरकार आपकी थी, तो आपने जो किया उसके उपलब्धता के चलते भारत आगे बढ़ा। अब अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी उसी तरीके से काम कर रही है, अपनी आइडियोलॉजी लाई है, अपने सिस्टम लाई है, उसमें प्रयास कर रही है कि सरकार आगे बढ़े और हम रोजगार मुखी योजनाएं लाएं, देश को आगे बढ़ाएं। यही सभी सरकारों का काम रहता है। चौथी बात उन्होंने ये कही कि भारत की स्थिति ठीक नहीं है, वहां उद्योगपति जो है खरीद ले रहे हैं पूरे देश को। तो उद्योग धंधे जिनके हाथों में कमान है, जो अपने पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा। आप ये देखें कि कांग्रेस शासित राज्यों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ में पहले रहा हो, छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की रही, क्या उद्योग वहां नहीं लगाया? अदानी या अंबानी या जो भी बड़े उद्योगपति हैं। कर्नाटका में आप चले आइए, उद्योग नहीं लगाए, क्या कांग्रेस उनको सपोर्ट नहीं कर रही है? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि परिवार की अगर लड़ाई है, घर की लड़ाई अगर आपको है, अगर कोई कमी समझ में आ रही है, तो आप उसको सदन के माध्यम से, आप अपने देश में उसको मीडिया के माध्यम से आप सरकार को घेर सकते हैं। लेकिन जिस जगह आप बैठे हो वहां से हमारे लिए बहुत सारी उद्योग आते हैं, जो हमारे भारतीय वहां है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं भारत में आके। तो उनको ये महसूस होगा कि भारत में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, इसलिए अपोजिशन के लीडर इस तरह की बात कर रहे हैं। तो उसको उससे निगेटिव थॉट जाते हैं वहां। और ये पूरा विश्व मंच है, ये कोई एक देश की बात नहीं है, ये भारत की बात नहीं है। अमेरिका से बैठे पूरे विश्व के लोग देखते हैं, तो उनके ऊपर एक गलत छवि भारत के प्रति जाती है। इसलिए इतने बड़े लीडर को, अपोजिशन लीडर को आप कहते हो परिपक्व हो गए हैं, सब ठीक है, आप अच्छे, आप एक उसमें सिस्टम में चल रहे हो, लेकिन आपको बात जो रखनी है विश्व पटल पे, आपको सोच समझ के, और इसमें जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई समस्या ना आए, देश की राजनीतिक स्थिति को आप ठीक खड़ा करिए आप मंच पे, लेकिन भारत के उस पे आंच ना आए, ऐसी व्यवस्था, ऐसी बातों को रखना चाहिए। चलिए प्रदीप जी जो बात कह रहे हैं कि ऐसी बातें रखिए, भले आप विदेशी सरजमी में बात करिए, अपनों के बीच में करिए, लेकिन भारत पर आंच ना आए। मैं अनिल बुलचंदानी जी के पास में आता हूं, आपसे भी अनिल जी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जो राहुल गांधी का अमेरिका में अपनों के बीच में जो भाषण था, जो संबोधन था, तो जिसका जिक्र प्रदीप जी कर रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दरमियान जिस तरह से उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो कठपुतली बनी हुई हैं, मीडिया जो है वो उनको दिखाता नहीं है, तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारे आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने फिर ये भी उसमें जोड़ा कि जिस तरह की जो चीज़ें रही हैं लोकसभा में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं शिकस्त खाना पड़ी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के साथ सरकार बनाई है, लेकिन वो मानते हैं कि इसको शिकस्त के रूप में वो मानते हैं क्या, और फिर कह रहे हैं कि ये चीज़ देश की जनता ने माना, इसीलिए इस तरह का चेंज आया है। मैं आपसे समझना चाहूँगा राहुल गांधी की इन बातों को। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जो कांग्रेस उत्साहित नजर आती है, ये मुख्यतः कांग्रेस की सफलता नहीं है। कांग्रेस कहाँ जीती? मध्य प्रदेश में जीती नहीं, गुजरात में सफलता मिली नहीं, राजस्थान में जो कुछ भाजपा के नेताओं के वक्तव्य थे, जो राजपूत आंदोलन था, उसके कारण उन्हें लाभ मिला। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश ने जो गेम चला, या अयोध्या के जो सांसद प्रतिनिधि जिनको टिकट दी गई थी, जिनने अनर्गल बयान देकर जो मुद्दा उनको दे दिया लपकने के लिए, उसके कारण कांग्रेस को फायदा हुआ है। परंतु कांग्रेस के नेताओं को यह भ्रम हो गया है कि हमें बहुत बड़ी सफलता मिल गई है। और राहुल गांधी के बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि राहुल गांधी किसी की सुनते नहीं है, उन्हें जो बोला जाता है वो उसके विपरीत बोलते हैं। राहुल गांधी ने वहां जाकर विदेशों में जो भारत की बातें की हैं, जैसे कि मेरे पूर्व साथियों ने कहा कि उनने भारतीयों के बीच में जाकर कही। अगर अमेरिका का कोई नेता भारत में आता है तो मीडिया में हिंदी में खबर छपती है,
और राहुल गांधी वहां गए हैं तो उनके बयानों का वक्तव्य वहां अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ होगा। तो विदेशों में जाकर वहां का पढ़ा लिखा तबका समझता कि ऐसा छिछोरा तो नेता क्या आ अनिल गया। जी, क्या अनिल जी, अमेरिका में भारत की छवि बनी होगी कि बिगड़ी होगी? अरे अमेरिकन व्यक्ति, पढ़ा लिखा दूसरे विदेशों का व्यक्ति इनको थर्ड क्लास नेता समझता होगा, अपने देश की बुराई करने आ गया है। ये कांग्रेस के नेताओं को हिम्मत नहीं कि राहुल गांधी को समझाएं कि वहां जाकर आपकी छवि, भारत की छवि तो खराब हो रही है, आपकी व्यक्तिगत छवि भी खराब हो रही है। भारत के लोग कांग्रेस को पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं, या कांग्रेस सत्ता में क्यों नहीं लौट रही? यूपी में वापस नहीं आई, मध्य प्रदेश में नहीं आई, गुजरात में नहीं मैं आई। अनिल जी आऊंगा। तो इस उनके बीच वक्तव्यों के कारण योगीराज नहीं आई। योगेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। योगीराज जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ में योगीराज जी, राहुल गांधी ने जिस तरह से जो कुछ चीजें वहां पर कही हैं, आप किस रूप में उसको देखते हैं? कि आप वाकई राहुल गांधी को जो चीजें हैं वो वहां पर कहना चाहिए था, या आपको लगता है कि नहीं, अगर ये बातें आप देश में करते रहे तो आपको देश में ही करना थी? लेकिन ये कहा जा रहा है कि अपनों के बीच में आप गए थे, तो अगर अपनों के बीच में गए थे तो अपनों के बीच में भारत की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? किस रूप में देखते सर? देखिए, राहुल गांधी को जितना आता है और जितना बताया जाता है जी, बस वो उतना ही बोलते हैं, चाहे उनको भारत में बुलवा लो चाहे विदेश में बुलवा लो। स्थान परिवर्तन होने से दिमाग परिवर्तन थोड़ी हो जाता है। और जी। जहाँ तक बात है, ये बात बिल्कुल सही है, नेता प्रतिपक्ष जो है एक बड़ी जिम्मेदार पोस्ट होती है, और देश के लिए उसकी भी उतनी जिम्मेदारी होती है जितनी प्रधानमंत्री की होती है। आप जब विदेश में जाते हैं तो आप वहाँ प्रधानमंत्री की बुराई करने नहीं जा रहे, आप वहाँ भारत की बुराई करने नहीं जा रहे। आप भाजपा की बुराई आप देश में कर लीजिए, लेकिन भारत की बुराई आप विदेश में जाके क्यों कर रहे हैं, और इससे क्या आपको लाभ हो रहा है? लेकिन इन सबके पीछे वो समझना पड़ेगा राजेश जी, जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी इस समय देश के विरुद्ध चल रही है। हमने देखा अमेरिका और जो विकासशील देश हैं वो कैसे विकसित डेवलप होने जा रहे कंट्रियों को लेकर किस तरह डिस्टर्बेंस फैलाना चाहते हैं। उसका ताज़ा उदाहरण हमने बांग्लादेश में देखा। वो कि वही सिनेरियो भारत में क्रिएट करना चाहते हैं। कुछ लोगों को भारत में शांति, भारत की तरक्की, भारत का दुनिया में जो दबदबा है उससे कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। उनको ये लगता है कि हम झूठ बोलकर, अनर्गल प्रलाप कर इसको बचा सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। दुनिया समझ रही है आज भारत के दबदबे को। पता नहीं राहुल गांधी को क्यों समझ नहीं आता। दूसरी एक और बात ये है, आप हर जगह जाके ये कहते हैं कि साहब मैंने पहली स्पीच दी संसद में तो प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस हिल गया। अब भैया, हम भी यही देश में रहते हैं, हमें तो नहीं दिखा ऐसा कोई कॉन्फिडेंस हिला हो। देश के और लोग भी यहाँ रहते हैं, किसी को नहीं लगा। खुद ही आप बोल दो, खुद ही तारीफ कर दो, खुद ही कहते हैं साहब मैंने भारत यात्रा निकाली और उसका बड़ा परिवर्तन दिखा। 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी रही, इसके बावजूद कांग्रेस 100 का क्रॉस नहीं कर पाई। आपके नेतृत्व में लगातार कांग्रेस। लेकिन योगीराज जी, स्वयं पत्रोदा तो कह रहे हैं कि वो पप्पू नहीं परिपक्व हो गए हैं, उनका एक बड़ा विजन हो गया है। मतलब पप्पू तो वो भी कह रहे हैं ना, नहीं थे, अब नहीं है, लेकिन उसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं आप। लेकिन मैंने कहा ना कि जितना ये वो खिलौना है जो चाबी वाला, जिसमें जितनी चाबी भर दो उतना बोलता है। उसको बता दिया, उसको सुना दिया, उतना वो बोल रहा है। सवाल ये है कि आप कब अपने दिमाग का उपयोग करेंगे। सवाल ये है कि कभी आप ये कहेंगे कि मेरा देश इस महान विरासत से मैं आता हूँ, जो विवेकानंद ने एक बार दुनिया में जाके कहा था। आपके दिमाग में वो विचार क्यों नहीं आते? क्यों आपके दिमाग में हमेशा डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आपके पास आते हैं? आप क्यों नहीं करते भारत माता की जय? आप क्यों नहीं वंदे मातरम की बात करते? आप क्यों नहीं करते? तो चलिए, राहुल गांधी ने जो कुछ अमेरिका में जाकर कहा वो अपनी चीजें हैं उसको लेकर, लेकिन ये आपके सारे दर्शकों के सामने छोड़ा जाता हूं कि राहुल गांधी की जिस तरह से अमेरिका यात्रा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बनने के बाद पहली हुई है, क्या राहुल गांधी ने जो कुछ कहा अपने को बीच में ही सही, जो कहा कितना सही था कितना गलत था, लेकिन इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो सियासत है, जो राजनीति गरमाई हुई है। बीच बहस में आज बस इतना ही। सभी मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो राहुल गांधी के बयान पर जिस तरह से बखेड़ा मचा हुआ है, देखना होगा कि ये सियासत और राजनीति कितनी दूर तक जाती है। बीच बहस में आज बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।